उसी खाकी ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। दरअसल उस लड़की ने एक सिपाही के साथ 3 साल गुजारे, फिर दोनों ने 7 फेरे भी लिए, लेकिन अब इस लड़की की पूरी दुनिया वीरान हो चुकी है। वो इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन ब्यावर पुलिस की दबंगई देखिए, इस पीड़िता का केस तक दर्ज नहीं किया जा रहा है। ये तस्वीरें शादी के वक्त की हैं। इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों खुश नजर आ रहे हैं। लड़की को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मजबूरी में शादी कर रही है। तस्वीरें 13 सितंबर 2013 की हैं। दूल्हे के किरदार में दिख रहा शख्स ब्यावर थाने का तत्कालीन सिपाही विनोद है। ये महिला विनोद से मोहब्बत करती थी, यानी दोनों ने लव मैरिज की, लेकिन अब ये महिला अपने किए पर शर्मिंदा है। इस महिला ने विनोद के साथ 3 साल हसीन पल गुजारे, लेकिन विनोद ने इसे ऐसा छला कि ये कहीं की नहीं रही। बात अब सामने है कि ये फॉर्मेलिटी से शादी थी, जिसके फोटोग्राफ्स वगैरह सारा कुछ अभी उन 4 सालों में बीच में 2013 से 16 तक हम लोग आराम से घूम रहे हैं, कर रहे हैं। जब भी मैं बोलती कि लीगली अपन शादी करनी है, मुझे मेरी फैमिली को बताना है, तो बोले नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। तो ऐसे करते रहे। और इस बीच में हम ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर नहीं गए, कुल्लू मनाली वैष्णो देवी खूब इधर उधर घूमते भी फिरे हैं। और फिर अब मुझे जब पता चला, मैंने थोड़ा सा इस बात पे दबाव डाला कि 3-3 साल निकल गए हैं, अब तो कुछ होना चाहिए ना, तो बोले कि नहीं। और अभी रिसेंट मतलब 3 महीने का मेरा अबॉर्शन भी करवाया उन्होंने। तब इस बात को मैंने थोड़ा तवज्जो दिया कि आप ऐसा नहीं करना है मुझे, तो फिर बोले कि नहीं बाद में देखेंगे। तो मैं सरवार चली गई थी एक दिन, तो वहाँ पता चला कि वो तो ऑलरेडी मैरिड है। अब आपको वो वाकया सुनवाते हैं, आखिर कैसे विनोद ने इस महिला को अपने झांसे में लिया, कैसे विनोद ने इस महिला के साथ गेम खेला। जो उदय सिंह जी सर हैं, जो पहले सिटी थाना ब्यावर में SI के पोस्ट पे थे, उनका अपने घर पे खाना, मोस्टली अपने घर पे खाना खाने आते थे वो इवनिंग में, तो उनके साथ कभी कभी कोई स्टाफ वाले भी आते थे, तो ये विनोद जी बहुत ज्यादा आते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि भाई साहब घर पे नहीं थे, तो क्योंकि आते जाते रहते घर पे, तो इतना फिर सोचना नहीं पड़ता ना कि कैसे आए क्यों आए। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी किया, फिर उस दिन उन्होंने मेरे साथ फिजिकल, मुझे पता नहीं था, फिजिकल रिलेशन कर दिया उन्होंने उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के। अभी तक ये बात भी सामने आ रही है कि मेरे पास क्लिपिंग है, और बार बार पे ये कि तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम पुलिस वाले हैं, ये है वो है। अपने वजूद को तलाश करती ये महिला अब इंसाफ मांग रही है। पीड़िता के दर्द को जब ब्यावर पुलिस ने नहीं समझा, तो आज युवती ने IG मालिनी अग्रवाल से मुलाकात की, लेकिन इस महिला को यहाँ से भी निराशा हाथ लगी। उन्होंने भी देखा, पूछा, फिर वो ये बोल रहे कि आपका फैमिली मैटर है ये तो सर अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि फैमिली मैटर कैसे हो। अगर जैसे उसकी तो जब ये हो गया ना फाइनल के, उसकी तो शादी भी है, बच्चे हैं, बीवी है, फिर मैं कौन और मैं कहाँ हूँ। फिर 3 साल 4 साल मेरे साथ क्यों उन्होंने इतना बड़ा गेम खेला। आरोपी सिपाही विनोद अब सारवाड़ थाने में तैनात है। वो शादीशुदा भी है। इसमें कोई शक नहीं कि विनोद ने इस महिला को धोखा दिया। शादीशुदा होने के बाद भी उसने दूसरी महिला से गुपचुप तरीके से शादी की, लेकिन इस महिला का कसूर भी कम नहीं है। जब विनोद ने पहली बार इसके साथ गलत हरकत की, तब उसने क्यों नहीं आवाज उठाई। आखिर विनोद जैसे शातिर के साथ इसने घूमना फिरना क्यों नहीं बंद किया। इसे इंसाफ कैसे मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। मनवीर सिंह, जी मीडिया अजमेर। मोहब्बत की कहानी खूनी नहीं होती, लेकिन मोहब्बत की जिस कहानी से हम आपको वाकिफ करवाने जा रहे हैं, वो खूनी ही नहीं बल्कि खौफनाक भी है। ये कहानी 11वीं में पढ़ने वाली एक लड़की की है, जो एक लड़के से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन शायद उनका मिलना मुमकिन नहीं था, लिहाजा उन्होंने जिंदगी ही खत्म करने का फैसला कर लिया। चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेने वाले इस प्रेमी जोड़े को शायद पता चल गया था कि इनकी प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होने वाली है। लिहाजा रतनगढ़ के घुमांदा के पास जोधपुर दिल्ली ट्रेन के आगे कूदकर दोनों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली।
पुलिस के मुताबिक 11वीं में पढ़ने वाली लड़की हरिराम नाम के शख्स से प्यार करती थी। दोनों एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं था और इसलिए दोनों ने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया है, लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि मोहब्बत के इन परिंदों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। क्या इनके मोहब्बत के बीच इनके घर वाले आ गए थे या फिर इन दोनों के बीच ही किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिसिया तफ्तीश के बाद ही पूरे मामले से पर्दा हटेगा। चूरू से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाल सुधार गृह इस उम्मीद के साथ खोला गया था कि नाबालिग आरोपियों को सुधारा जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। कोई भी बाल अपचारी सुधरने को तैयार नहीं है। बाल सुधार गृह में जाने के बाद कई अपचारी और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। सजा काटने के दरमियान वो भागने की फिराक में रहते हैं। आज हम आपको धौलपुर के उन बाल अपचारियों की दबंगई दिखाएंगे, सुनाएंगे, जो अब बालिग हो चुके हैं, जिन्हें जेल भेजने की तैयारी थे, लेकिन अब वो चकमा देकर फरार हो चुके हैं। हर जिले में राजकीय बाल संप्रेक्षण और किशोर गृह होता है, ठीक ऐसे ही जैसे धौलपुर जिले का ये किशोर गृह है। यहाँ उन बाल अपचारियों को रखा जाता है जिन्होंने गुनाह किया है। वो किसी भी तरह का जुर्म हो सकता है। इस बाल किशोर गृह की सुरक्षा कैसी है, इसे देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी ही सुरक्षा के बीच यहाँ सैकड़ों बाल अपचारियों को रखा जाता है। जैसे ही कोई बाल अपचारी बालिग होता है, वो आरोपी बन जाता है। आरोपी के ऐलान के बाद उसे जेल भेजने का आदेश दिया जाता है। इसी किशोर गृह में सजा काटने के दौरान 2 बाल अपचारी भी बालिग हो गए थे। इन दोनों का एक साथी भी कैद था जो नाबालिग था। इन तीनों ने 6 जून 2016 को केनरा बैंक से 86 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तब वो तीनों गुनहगार नाबालिग थे, लिहाजा लूट के उन आरोपियों को इसी बाल सुधार गृह में रखा गया था। लेकिन बाल सुधार गृह में कैद होते ही उन तीनों ने फरार होने की साजिश रच डाली थी। सोमवार को तीनों बाल अपचारियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 2 बाल अपचारियों को भरतपुर शिफ्ट करने के आदेश दिए, क्योंकि दोनों बालिग हो गए थे। इनमें से तीसरा 20 दिसंबर को बालिग होने वाला था। इससे पहले इन्हें भरतपुर जेल में शिफ्ट किया जाता। बीती रात तीनों बाल अपचारी तैनात गार्ड सुरेश सिंह को धक्का देकर फरार हो गए। वापस आए, मैं कमरे में अंदर कर रहा था और सूरज पहले से ही अंदर था उसी कमरे में। तीनों एक कमरे में थे, तो तीनों फिर मेरे पर, मैंने गेट जैसे ही खोला उनको दोनों को अंदर करने के लिए, तीनों मेरे पर चढ़ बैठे, मेरे को धक्का देकर बाहर फरार हो गए। धौलपुर के इस बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था कितनी लचर है, इस घटना से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। बाल सुधार गृह के अधिकारी इस घटना के बाद सफाई दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का ख्याल रखा जाता तो ये नौबत नहीं आती। रात के करीब 9:15 बजे के आसपास 3 जो बैंक कनारा बैंक लूट के आरोपित बालक थे, वो तीनों ही गार्ड सुरेश सिंह को चकमा देके, धक्का देके और भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाल अपचारियों की धरपकड़ के लिए जिले भर में नाकेबंदी करा दी है। कल शाम को 9:15 बजे केनरा बैंक में लूट में जो बालक कोरू में डिटेन किए गए थे, वो किशोर धौलपुर से भागने की सूचना मिली। उस पर पूरे शहर में नाकाबंदी करवाई गई। हाईवे और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जो रेलवे की पटरी है, यहाँ पे पूरा निकाला गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस बाल सुधार गृह में सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, लेकिन सिर्फ शो पीस। काश ये कैमरे काम करते तो उन अपचारियों के मंसूबों पर लगाम लगाई जा सकती थी। जरूरत है पुलिस प्रशासन उन बाल अपचारियों को जल्दी से जल्दी पकड़े, नहीं तो वो किसी और बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इस किशोर गृह में रहने के बाद उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। वो और शातिर हो गए थे। प्रशांत, जी मीडिया, धौलपुर।
जयपुर में सोडाला इलाके के रावत स्कूल में बनवारी नाम के छात्र ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र बनवारी 12वीं कक्षा में पढ़ता था। खुदकुशी करने से पहले उसने 3 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट में मृतक छात्र ने जो आरोप अपने स्कूल के 2 टीचर्स पर लगाए हैं वो बेहद गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ये उस छात्र का सुसाइड नोट है जो अभी 12वीं क्लास में पढ़ता था। रिंग्स रोड का रहने वाला बनवारी अब इस दुनिया में नहीं है। बनवारी ने खुदकुशी से पहले 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में मृतक छात्र ने अपने स्कूल के 2 टीचर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूं वहां के टीचर बच्चों को कोचिंग आने के लिए मजबूर करते हैं। जो छात्र कोचिंग आने के लिए मना करता है उसे प्रैक्टिकल में कम नंबर देने की धमकी दी जाती है। रावत स्कूल के 2 टीचर विनीत शर्मा और मुकेश बच्चों को पढ़ाते नहीं, बिजनेस चलाते हैं। मुझे भी कोचिंग आने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके बाद मैं भी कोचिंग आने लगा। बनवारी के साथ उसका बड़ा भाई जयपुर के करणी विहार में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों सुबह उठने के लिए तो सोए थे, लेकिन बड़े भाई के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब उसने बनवारी की लाश को लटका हुआ पाया। मेरे भाई का नाम बनवारी था, मेरा नाम राजेश है। तो 2-3 दिन से खुश, मैं भी 2-3 दिन से मैं आया था गांव से। आज से मेरी एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी बीटेक 3rd सेम की। तो रात को स्टडी कर रहा था 12 बजे तक। चाय बना के पिलाई मेरे को भी। उसके बाद में सुबह में 5:05 बजे उठा तो मुझे नहीं मिला। मैं पास वाले रूम में जाके ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिला। ऊपर जाके लाइट जलाई तो सुसाइड किया हुआ था। बस से लटका के 10 सेट पे लटका हुआ था। मैंने हिलाया पूरा। उसके बाद मैंने सभी को जगाया और अंदर आया तो सुसाइड नोट लिखा हुआ था। मृतक बनवारी का बड़ा भाई भी कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। मेरे को भी 2-3 दिन पहले बोला था कि टीचर से बात करो, मेरे को कोना बात परेशान करते हैं। मैंने कॉल किया तो मैंने जिस टीचर से बात की थी उनके मैन से, उनसे बात की तो वो बोले वो टीचर ऐसे पागल है, मैं समझा दूंगा उसे। बनवारी साहब मेरी बात करो। स्कूल में पढ़ाते हैं और बाहर कोचिंग चलाते हैं। स्कूल के बंदे से मतलब दबाव से मतलब स्कूल के बच्चे कोचिंग करते हैं। पूरी फीस मैंने एक साथ जमा करवा दी, उसके बावजूद परेशान कर दी थी। पर सब्जेक्ट 6,500 रुपये कोचिंग की और 23,000 रुपये स्कूल के। मृतक छात्र बनवारी के साथ जो हुआ उसकी साफ जांच होनी चाहिए और उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा होनी चाहिए ताकि फिर कोई शिक्षा को बेचने का काम न कर सके। आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल भर से ज्यादा का वक्त बीत गया लेकिन आनंद पाल पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। हालांकि एसओजी की कड़ी मेहनत की बदौलत आनंद पाल गैंग के 87 बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। हाल ही में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस को बेहतर काम के लिए एसपी ने शाबाशी दी। वहीं ये भी कहा कि आनंद पाल पकड़ा जाना चाहिए। अब तक पकड़े गए गुर्गे आनंद पाल के लिए कितने खास थे और आनंद पाल को लेकर गृह मंत्री ने क्या जवाब दिए, पूरी रिपोर्ट देखिए आप। सवा साल पहले फरार हुए गैंगस्टर आनंद पाल की तलाश में राजस्थान पुलिस की एटीएस और एसओजी की स्पेशल टीमों ने कई जाल बिछाए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान आनंद पाल गैंग के कुल 87 गुर्गे गिरफ्त में भी आए, लेकिन आनंद पाल चकमा देता रहा। हालांकि जो गुर्गे पकड़े गए वो आनंद पाल के बेहद खास थे। इनमें यूपी के मैनपुरी का रहने वाला पंकज गुप्ता उर्फ भैया जी आनंद पाल से अजमेर जेल में मिला। पंकज गुप्ता राजस्थान के बाहर यूपी, हरियाणा, बिहार और दिल्ली में आनंद पाल के लिए ठिकाने और फंडिंग का काम करता था। झालवाड़ का रहने वाला सुरेश पाटीदार फरारी के दौरान आनंद पाल के सारे इंतजाम करता था। हालांकि सुरेश की गिरफ्तारी के बाद आनंद पाल को काफी मुश्किलें हुई, लेकिन वो पुलिस को झांसा देने में कामयाब रहा। सीकर के नीमकाथना का रहने वाला कुलदीप चौधरी आनंद पाल के लिए चोरी के वाहनों की व्यवस्था करता था। कुलदीप आनंद पाल की सहयोगी अनुराधा चौधरी गिरोह के साथ बड़ी वारदातों में शामिल रहा।
21 मार्च को नागौर में पुलिस से हुई मुठभेड़ में भी कुलदीप शामिल था। आनंदपाल जब फरार हुआ तो उस वक्त भी कुलदीप वारदात में शामिल था। नागौर के बिछावा गैंग के महिपाल सिंह उर्फ मोंटी के पास आनंदपाल के पैसों के लेन देन का जिम्मा था और फरारी के दौरान महिपाल की खास भूमिका थी। लाडनू का रहने वाला आजाद सिंह आनंदपाल गैंग का शार्प शूटर था जो रंगदारी से पैसे वसूलता था और आनंदपाल के एक इशारे पर किसी की भी जान लेने के लिए तैयार था। अमनदीप सिंह उर्फ निशु बन्ना आनंदपाल की फरारी में सबसे मुख्य भूमिका में था। अमनदीप के फार्म हाउस पर ही आनंदपाल और उसकी गैंग निशाना लगाने की प्रैक्टिस करती और आनंदपाल ने बीकानेर में स्थित इसके फार्म हाउस पर फरारी भी काटी। अनुराग चौधरी राजधानी जयपुर में रहकर यहाँ का हर अपडेट आनंदपाल तक पहुँचाता था। अजमेर जेल में बंद जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू चारण आनंदपाल के शराब कारोबार समेत दूसरे अवैध धंधे संभालता था। आनंदपाल गैंग के ये सभी टॉप मोस्ट बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने आनंदपाल की कमर तोड़ दी, लेकिन पुलिस आनंदपाल तक नहीं पहुंच पाई। सीएम राजे को भी कहना पड़ा कि अब तो आनंदपाल को पकड़ो। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया अपने महकमे के साथ होने वाली बैठकों में आनंदपाल को लेकर जानकारी लेते रहे, लेकिन साल भर गृह मंत्री क्या जवाब देते रहे, जरा सुनिए। मेरे हिसाब से उसके जितने पंख हैं वो सब काट दिए हैं। अब अंतिम रहा है, देखते हैं कितना और भागता है। ये बात सही है, आनंदपाल के पर काट दिए गए लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। अब जरा गृह मंत्री का एक और बयान सुनिए। वो मैं हमेशा ही बोलता बोलता मैं भी आनंदपाल हो गया। अब पता नहीं क्या है। ठीक है, एक है भगोड़ा, पकड़ेंगे, कहाँ जाएगा। राजस्थान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल पुलिस की पहुंच से कितना दूर है, इसका न तो पुलिस को पता है और न ही खुफिया तंत्र को। कार्रवाई के नाम पर अब तक 87 गुर्गे पकड़े गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या आनंदपाल के सामने पूरा पुलिस महकमा और खुफिया तंत्र कमजोर पड़ चुका है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन कानून के फंदे में फंस ही जाता है। जयपुर पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने गैस एजेंसी की डीलरशिप देकर हजारों लोगों से ठगी की थी। पुलिस ने उन चारों आरोपियों को उत्तर प्रदेश से ढूंढ निकाला है जिन पर 100 करोड़ की ठगी का इल्जाम है। राजधानी में प्राची गैस एजेंसी की डीलरशिप देकर हजारों लोगों से ठगी की गई। हालांकि वो ठग बच नहीं पाए। करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जालूपुरा थाने में साल 2014 में पहला मामला दर्ज हुआ। इसके बाद पीड़ित डीलरों ने 13 मुकदमे जालूपुरा थाने में दर्ज कराए। प्राची गैस एजेंसी का मुख्य ऑफिस गणपति प्लाजा में खोला गया था। देश भर में हजारों लोगों को मोटे कमीशन का झांसा देकर डीलरशिप दी थी। बाद में करोड़ों रुपए हड़प कर एजेंसी के कर्ता धर्ता रातों रात ऑफिस के ताले लगाकर गायब हो गए। इस मामले में 2 मुलजिम पहले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 आरोपी राकेश कुमार वर्मा, विजय कुमार वर्मा, पवन कुमार और शंकर सोनी को लखनऊ से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर लाया गया। जयपुर नॉर्थ पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि प्राची गैस बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाते थे पहले जयपुर में, और इनके द्वारा डीलरशिप देने के नाम पे काफी लोगों से ठगी की गई, जिसमें करीब 3.5 करोड़ की ठगी अकेले जालूपुरा थाने इलाके में की गई। इसके अलावा पूरे देश में इनके द्वारा ठगी की गई, जिसका अमाउंट करीब 100 करोड़ के ऊपर है। ये चारों व्यक्ति जो हैं ये डायरेक्टर्स थे कंपनी में, और इनके नाम है राकेश कुमार वर्मा, विजय कुमार वर्मा, पवन कुमार वर्मा और शंकर सोनी। ये चारों आपस में रिलेटेड हैं, ब्रदर्स हैं और ब्रदर इन लॉ हैं। इन चारों आरोपियों के खिलाफ 36 स्थायी वारंट जारी हो चुके थे। फरारी के बाद आरोपी नाम बदलकर यूपी के अन्य शहर में बस गए। पिछले दिनों मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम लखनऊ गई और लखनऊ एसटीएफ की मदद से चारों मुलजिमों को दबोच लिया। साल 2014 में ही पुलिस ने आरोपियों के बैंक अकाउंट सीज कर दिए, लेकिन आरोपी बड़े ही शातिर हैं। के खिलाफ करीब 36 स्टैंडिंग वारंट्स विभिन्न कोर्टों द्वारा जारी किए गए थे, और इसके चलते हुए हमें पुख्ता सूचना मिली कि ये लखनऊ में कहीं छुपे हुए हैं
और इसको लोकेट करने के बाद यूपी एसटीएफ की मदद लेकर के इनको कल वहां पे राउंड अप किया गया। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड लेकर के इनको यहाँ पे लाया गया है और इनको इनसे अभी गहनता से पूछताछ जारी है कि किस तरीके से इन्होंने पूरा ये फ्रॉड किया। मुकदमे दर्ज होने से पहले ही इन्होंने बैंक अकाउंट से रुपए निकाल लिए। पुलिस मामले में बारीकी से तफ्तीश कर रही है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया जयपुर। चुरू के एडवोकेट भंवर सिंह को रेप के मामले में पैरवी करने पर आरोपी की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोपी ने धमकी दी है कि वो दिल्ली से चुरू आते ही वकील को ठिकाने लगा देगा। मामला सामने आने के बाद से चुरू बार एसोसिएशन के वकीलों में आक्रोश है, गुस्सा है और सभी वकील आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। लड़की थी जिसने करनिश नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उसमें मैं परिवादिनी का वकील था। कल शाम को करीब 5-6 बजे की बात है और टेलीफोन पर उसका कॉल आया था मेरे कॉल पर और उसने धमकी दी थी। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।